माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स बाय मनिंदर सिंह सिद्धू। तो इस क्लास में हम एक्सरसाइज 10.2 को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 10.2 के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो लाइन 1023 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसके परपेंडिकुलर हो। यानी हमें ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो लाइन इसके परपेंडिकुलर हो। इसे मैं ए और इसे बी मान लेता हूं, और साथ ही साथ इस लाइन को 1:n की रेशो में भी डिवाइड कर रही हो। तो यानी वो लाइन कुछ इस तरह से हो सकती है, ऐसे। ठीक है, ये 1 हो जाएगा 1 और ये n, तो 1:n की रेशो में भी डिवाइड कर रही है और साथ ही साथ परपेंडिकुलर भी है। ठीक है ना, समझ आ गया। तो आपको ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है इसकी इक्वेशन निकालनी है। ये डॉटेड लाइन को मैं इक्वेशन नंबर 1 या लाइन नंबर 1 मान लेता हूं। तो अब हमें क्या क्या पता है लाइन नंबर 1 के बारे में। हमें लाइन नंबर 1 की ही इक्वेशन निकालनी है ना। तो लाइन नंबर 1 के बारे में क्या क्या पता है। एक तो ये पता है कि ये ए बी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर से क्या फायदा होता है, एक फायदा होता है जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में भी यूज किया था। सिंस लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन 1 इंटू स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू -1। परपेंडिकुलरिटी का यही फायदा होता है हमेशा कि हम स्लोप का रिलेशन निकाल सकते हैं। अब लाइन 1 की स्लोप हमें निकालनी है, ए बी की हम बता सकते हैं। ए बी में फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1, स्लोप का फॉर्मूला, अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू -1। तो ये आपका बन गया स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इंटू 3/1 इज इक्वल टू -1। तो यहां से स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन आ जाएगी -1/3। नाउ जिस लाइन यानी कि लाइन 1 जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है उसकी स्लोप हम जान चुके हैं, बट सिर्फ स्लोप की हेल्प से तो इक्वेशन नहीं निकल सकती ना, कुछ और भी चाहिए होगा। दो चीजें कोई ना कोई तो चाहिए होती है। तो स्लोप जब भी पता हो तो यहां तो साथ में पॉइंट पता होना चाहिए या कोई इंटरसेप्ट पता होना चाहिए। तो देखिए यहां पे कुछ पता लगा सकते हैं या नहीं, लेट्स सी। बेटा यहां पे हमें एक और चीज दे रखी है कि ये जो लाइन 1 है वो ए बी को 1:n की रेशो में डिवाइड कर रही है। तो बेटा रेशो से आपको सेक्शन फॉर्मूला तो याद आ ही रहा होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है ये सी मान लो, सी। ठीक है, सी जो है वो डिवाइड करता है ए बी को इन द रेशो 1:n। तो आपको याद होगा सेक्शन फॉर्मूला ये होता था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। हो सकता है आप में से कईयों ने mn की बजाय m1 और m2 पढ़ाओ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम यही है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। ये x1 y1 ले लूंगा और इसको x2 y2, ये m की जगह पे 1 आएगा और n की जगह पे n ही रहेगा। जो रेशो है, रेशो 1:n है ना, तो ये मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो c के कोऑर्डिनेट है mx2, बेटा m की जगह पे 1 है, इंटू x2, x2 की जगह पे 2 है, प्लस nx1, n की जगह n ही है और x1 की जगह पे 1 है, अपॉन m प्लस n, ये। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा my2, m की जगह पे 1 है, y2 की जगह पे 3 है, प्लस ny1, y1 की प्लेस पे 0 है, अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये मैंने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे ये ऊपर बन जाएगा 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, और यहां बन जाएगा 3, ये तो 0 हो गया, 3 अपॉन 1 प्लस n। सो नाउ हमें C पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पता है, और C जो है ना वो फर्स्ट लाइन पे ही लाई कर रहा है। हमें फर्स्ट लाइन की तो इक्वेशन निकालनी है। अब फर्स्ट लाइन के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, एक तो फर्स्ट लाइन की स्लोप जानते हैं हम, और दूसरा फर्स्ट लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी जानते हैं। तो इसका मतलब है हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा लेंगे और इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। मैं ये फिगर को इरेज कर रहा हूं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे।
So therefore equation of line 1 is given by y minus y1 is equal to m into x minus x1. ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब x1 y1 की जगह ये डालूंगा, स्लोप की जगह ये डालूंगा, तो y1 की प्लेस पे आ जाएगा 3/1 प्लस n, स्लोप की प्लेस पे आ जाएगा -1/3 और x1 की प्लेस पे आ जाएगा ये, यानी कि 2 + n/1 + n, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एलसीएम लेता हूं, यहां एलसीएम आ जाएगा 1 + n, 1 + n को y से मल्टीप्लाई कर दो, एज इट इज रहने दो और ब्रैकेट मत खोलना, ये बाहर रहने दो। यहां पे अंदर एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 + n जो कि x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस में आगे है 2 + n। अब देखिए दोनों साइड पे ये जो 1 + n है ये आप काट सकते हो, ठीक है। ये 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे करेंगे तो 3 × 1 + ny, फिर 3 को 3 से करेंगे तो 9। अब ये -1 को ब्रैकेट में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा -1 + nx और माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 2 + n, ठीक है। अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? ax + by + c = 0। तो पहले x वाली टर्म, यहां पे देखो x वाली टर्म नेगेटिव है तो मैं इसे इधर लेके आता हूं पॉजिटिव बनाने के लिए, 1 + nx, ये हो गई x वाली टर्म। फिर नेक्स्ट आएगी y वाली टर्म, 3 × 1 + ny। अब लास्ट में हम लिखेंगे कांस्टेंट, ये -9 है और ये 2 भी इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो -9 - 2 विल बी -11 और ये +n जो है इधर आके -n हो जाएगा = 0। ये आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग रहा होगा बट आगे अब इसी टाइप के ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। जो प्रीवियस हमने वीडियो ली थी उसमें स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन थे जो कि काफी इजी थे और स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। अब ऐसे होंगे कि आपको डायरेक्टली पहले से ही पॉइंट या स्लोप सब कुछ पहले से नहीं दे रखा होगा, अब आपको पहले कुछ चीजें फाइंड करनी होंगी। जैसे इस केस में ना ही पॉइंट दिया था पहले से, ना ही स्लोप, तो हमने पॉइंट भी फाइंड किया और स्लोप भी फाइंड किया और फिर बाद में इक्वेशन निकाली। तो अब आगे इसी टाइप के क्वेश्चन ही आप एक्सपेक्ट करेंगे चैप्टर के अंदर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है which cuts off equal intercept on both the axis and also passes through a point 2,3। कहने का मतलब है कि जो लाइन है वो दोनों एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है, यानी जितना इंटरसेप्ट ये है उतना ही ये है, जितना ये है उतना ही ये है, ठीक है। और साथ ही साथ 2,3 पॉइंट से भी पास कर रही है। अब बेटा आप याद रखें इस पूरे चैप्टर के लिए कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें दोनों इंटरसेप्ट्स की बात हो रही हो, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, दोनों इंटरसेप्ट्स की बात हो रही हो, जैसे यहां पे बोला हुआ है इक्वल इंटरसेप्ट्स, प्लूरल में लिखा हुआ है, तो यानी दोनों इंटरसेप्ट की बात हो रही है ना। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें दोनों इंटरसेप्ट की बात हो रही होगी तो ऐसे में आप इक्वेशन ऑफ लाइन पहले से ही एज्यूम कर लेना इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है। तो मान लेंगे लेट the equation of line B x/a plus y/b equals to 1। तो ये होती थी ना इंटरसेप्ट फॉर्म, तो हमने ये एज्यूम कर ली। तो इस टाइप के हर क्वेश्चन में ऐसे ही स्टार्ट करना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जब भी दोनों इंटरसेप्ट की बात होगी किसी क्वेश्चन में, एक्स और वाई दोनों इंटरसेप्ट की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो आपने क्वेश्चन की स्टार्ट ऐसे ही करनी है, पहले इक्वेशन को लेट कर लेना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। चलिए अब हमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है कि जो A है वो B के इक्वल है, मतलब जितना ये है उतना ही ये है, ये हमें गिवन है, ठीक है। दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है, तो दैट मींस मैं इस लाइन की इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, दोनों की जगह पे A लिख दिया, B की प्लेस पे भी A ही लिख दिया, ठीक है। अब किसी तरह इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी है ना, तो सिंस लाइन passes through 2,3, तो 2,3 से लाइन पास हो रही है ना, तो कभी भी कोई लाइन किसी पॉइंट से जब पास होती थी तो वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करता था, यानी एक्स और वाई की प्लेस पे हम ये पॉइंट डालते थे। बेटा यहाँ पे मैं इक्वेशन अभी निकाल नहीं रहा हूं, मैंने इक्वेशन पहले से लेट कर ली हुई है,
तो इसलिए मैं इक्वेशन में एक्स वाई की जगह पे ये कोऑर्डिनेट डाल सकता हूं, ये सेटिस्फाई करेंगे उसको। तो ये बन जाएगा 2/a प्लस 3/a इक्वल्स टू 1। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 5/a इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब अगर a की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू भी तो 5 ही हुई, क्योंकि a और b तो दोनों इक्वल है। तो बेटा आपको दोनों इंटरसेप्ट पता चल गए, दोनों की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब आप इक्वेशन भी बता दो फिर। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन a इक्वल्स टू 1। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, या एलसीएम लेके 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और फिर इधर ले आइए। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, बट आगे इस चैप्टर में आपको इसी टाइप के और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, इट इज वेरी मच सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 12 ओनली। इसमें हमें बोला गया है कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो लाइन 2,2 पॉइंट से पास हो रही है, और इसके साथ साथ दोनों एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट्स बनेंगे, उन दोनों इंटरसेप्ट्स का जो सम है वो 9 के इक्वल है। तो मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें दोनों इंटरसेप्ट्स की बात हो रही हो, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ऐसे में आप लाइन की इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में पहले से ही एज्यूम कर लेंगे। सो लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, तो ये लाइन है, ये 2,2 से पास हो रही है, ये दोनों इंटरसेप्ट्स हैं ए और बी। इस क्वेश्चन में इंटरसेप्ट्स का क्या रिलेशन दिया है? इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए और बी दोनों इंटरसेप्ट्स का सम 9 है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में गिवन था दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है, तो यहां पे दिया दोनों इंटरसेप्ट का जो सम है वो 9 है। अब इसकी हेल्प से हम कैसे ए बी निकालेंगे, लेट्स फाइंड आउट। यहां से मैं एक काम करता हूं, ए की वैल्यू निकाल लेता हूं जो कि 9 माइनस बी आएगी, इसे पुट कर देंगे इक्वेशन में। तो ये बन जाएगा x अपॉन ए की जगह पे आ गया 9 माइनस बी, और y अपॉन बी इक्वल्स टू 1। अब बेटा ये लाइन एक पॉइंट 2,2 से पास हो रही है ना, तो सिंस लाइन passes through 2,2, तो मैं x और y दोनों के प्लेसेस पे 2 और 2 पुट कर दूंगा। तो ये बन जाएगा 2 अपॉन 9 माइनस बी प्लस 2 अपॉन बी इक्वल्स टू 1। यहां पे मैं अब एलसीएम ले लूंगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 9b माइनस बी स्क्वायर, बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2b, और 9 माइनस बी को 2 से करेंगे तो 9 टू द 18, और माइनस बी इंटू 2 माइनस 2b। अब आप देख सकते हो 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जिससे कि हमारे पास आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 9b माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब सबको एक ही साइड ले आएंगे, बी स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इक्वल टू 0। अब हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसके फैक्टर बनाने होंगे। तो बेटा फैक्टर बनाने बड़े आसान है, इसके फैक्टर बनेंगे -3 और -6। तो यहां से b की वैल्यू 3 आ जाएगी, और यहां से b की वैल्यू 6 आ जाएगी। जब आपको b पता चल गया तो a भी पता चल जाएगा। तो अगर b 3 है तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन a की वैल्यू, यहां b की जगह अगर 3 डालेंगे तो 9 माइनस 3 6 आ जाएगा। अब आपको a भी पता चल गया तो आप इक्वेशन निकाल लो। देयरफॉर द इक्वेशन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। अब आप ऐसे भी छोड़ सकते हो और एलसीएम भी ले सकते हो। अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, ये आंसर है। 6 इधर भी छोड़ सकते हो, इधर भी ला सकते हो। अब यहां से भी आंसर निकालना पड़ेगा। यहां b 6 आया है, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर b को 6 डालेंगे तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो इससे अलग इक्वेशन बनेगी। देयरफॉर द इक्वेशन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आएगा, तो ये बनेगा 2x प्लस y इक्वल टू 6। तो ये बेटा दोनों आंसर करेक्ट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे आपको फिगर के अकॉर्डिंग समझाना हो तो ये 6 और ये 3 हो सकता है, तो ये लाइन 2 से पास हो जाएगी। इसके अलावा ये 6 और ये 3 हो
तब भी लाइन 2 2 से पास हो जाएगी। तो इसलिए दोनों ही आंसर करेक्ट है। ठीक है, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। ऑलराइट, आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ आ गया होगा। ये इस एक्सरसाइज का अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके क्लास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में एक ऐसी लाइन की इक्वेशन आपसे पूछी गई है जो 0,2 से पास होगी और साथ ही साथ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 2π/3 का एंगल बना रही है। बेटा ये किस टाइप की लाइन होगी, लेट्स फाइंड आउट। 0,2 तो ये है, ठीक है ना, 0,2 एक तो इस पॉइंट से पास हो रही है और साथ में एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बना रही है। एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है ना लाइन का एंगल, तो उसे मैं थीटा से डिनोट कर रहा हूं। 2π/3, 2π/3 इज बेसिकली 120 डिग्री, राइट, 120 डिग्री का एंगल। अब 120 डिग्री का एंगल तो कुछ इस टाइप का होता है ना, ऐसा। तो अब लाइन अगर इस तरह का एंगल बना रही है तो ये कुछ इस तरह की लाइन होगी। ठीक है, देखो ये एग्जैक्ट प्लॉट करना अगेन जरूरी नहीं है, आपकी रेफरेंस के लिए सिर्फ करवा रहा हूं। ये बिना फिगर की आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो ये एंगल जो है ये 2π/3 है। अब पॉइंट दिया हुआ है एक तरह से, इसको पॉइंट मान लो चाहे इसको इंटरसेप्ट मान लो, और ये एंगल दिया है तो एंगल की हेल्प से हम स्लोप निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले m का फॉर्मूला मैं लगा लूंगा, tan थीटा यानी tan 120, ठीक है ना, 120 है। 120 को सॉल्व कैसे करेंगे, इसे मैं 180 - 60 लिखूंगा। आपने ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी पढ़ रखा है, tan 180 - थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है तो tan नेगेटिव होता है उसमें, और फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 लिखा हुआ है, तो -tan 60। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो ये मुझे इस लाइन की स्लोप पता चल गई है। ठीक है, तो इस लाइन की जो स्लोप है वो -√3 है। ऑलराइट, अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेनी है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय, अब ये जो लाइन है इसमें अब आपकी मर्जी, आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगानी है या फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म लगानी है, कोई भी लगा लो। स्लोप इंटरसेप्ट लगानी है तो y = mx + c, जो m है वो -√3 है और जो c है ये है c कितना है, c है 2। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब इसी इक्वेशन में एक और पार्ट भी दिया हुआ है, उन्होंने कहा एक उस लाइन की इक्वेशन भी निकालो जो इसी लाइन के पैरेलल है और y एक्सिस को 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन कट कर रही है। लेट मी चेक दैट, यस, 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। अब 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन यानी ये पॉइंट हो गया, यानी कि -2 हो गया बेसिकली। तो इसी के पैरेलल एक काम करता हूं, मैं इसे लाइन 1 मान लेता हूं। तो यहां पे जो हमने निकाला ये लाइन 1 की इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हमें एक दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पहली लाइन के पैरेलल है, यानी कुछ इस तरह से, कुछ ऐसा। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर पैरेलल नहीं लग रहा तो प्लीज माइंड माय आर्ट। ठीक है, तो लाइन 1 और लाइन 2 जो है ये दोनों पैरेलल है। अब हमें लाइन 2 की इक्वेशन निकालनी है। तो सिंस लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, तो आपने पढ़ रखा है एक्सरसाइज 10.1 में भी स्लोप के कंसेप्ट में कि जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उन दोनों की स्लोप इक्वल होती है। यस, तो इसका मतलब फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दोनों की स्लोप इक्वल होगी, और दोनों की स्लोप किसके इक्वल होगी, -√3 के। फर्स्ट लाइन की मैं निकाल चुका हूं -√3, तो सेकंड की भी वही होगी। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन 2 इज गिवन बाय, इसमें भी वही फॉर्म लगा लो, y = mx + c, क्योंकि इसका भी ये इंटरसेप्ट तो मालूम ही है आपको, -2 का है। पॉइंट स्लोप फॉर्म भी लगा सकते हो, अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म लगानी है तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लेना 0, -2। ठीक है, तो y = -√3x और c की वैल्यू -2, तो ये आंसर है। तो अब आप देख सकते हो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इन दोनों की स्लोप देखो इक्वल है। ये देखो दोनों की स्लोप इक्वल है, सिर्फ c का फर्क है। तो जब भी दो लाइंस इक्वल होती हैं तो उनका c डिफरेंट होगा, बट स्लोप हमेशा ही सेम होगी जब भी दो लाइन पैरेलल होगी। राइट, चलिए बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट है, अब आगे चलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि एक लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वो जो परपेंडिकुलर है वो उस लाइन को -2,9 पे मीट कर रहा है। तो
लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द फिगर, हालांकि एग्जैक्ट फिगर की जरूरत नहीं है, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं। तो -2,9 समवेयर हेयर यहां पे होगा, ठीक है। तो अगर ओरिजिन से इसको परपेंडिकुलर की तरह बनाया गया है तो इसका मतलब वो लाइन कुछ ऐसी होगी जरूर, ठीक है ना। ओरिजिन से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर आया वो -2,9 पे मीट कर रहा है। आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है बेटा, इसकी इक्वेशन निकालनी है। ये O है, ये वाले पॉइंट को मैं A मान लेता हूं और इस लाइन को लाइन 1 मान लेता हूं। तो मुझे लाइन 1 की इक्वेशन निकालनी है। तो लाइन 1 बेटा, पहले तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर आया है तो इसको देख के आपके माइंड में एक बार शायद जरूर आया होगा कि नॉर्मल फॉर्म, बट नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हमारे पास है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी गिवन तो नहीं है, बट अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो। कैसे? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2,9 है, तो आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला करके निकाल सकते हो। बट सिर्फ डिस्टेंस ही नहीं, उसके बाद परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल भी पता होना चाहिए, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये परपेंडिकुलर है ना, उसका एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनने वाला एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये पता होना चाहिए। वो हमें नहीं मालूम, तो इससे हमें पता चल गया कि यहां पे स्लोप नॉर्मल फॉर्म तो नहीं लगेगी, कुछ और तरीके से करना पड़ेगा। तो बेटा आप देखें, लाइन 1 की इक्वेशन निकालनी है, तो लाइन 1 के बारे में आप क्या जानते हो? एक तो आपको यह पता है कि लाइन 1 -2,9 से पास हो रही है, ठीक है, तो एक पॉइंट तो पता चल गया। इसके अलावा यह भी मालूम है कि ये जो लाइन 1 है वो OA के परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन तो हम जानते हैं, स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो लाइन 1 है, लाइन 1 वो परपेंडिकुलर टू OA है, OA के परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो दैट मीन्स स्लोप ऑफ लाइन 1 इंटू स्लोप ऑफ OA विल बी इक्वल टू -1। अब लाइन 1 की स्लोप तो हमें नहीं मालूम, मगर OA की हम बना सकते हैं स्लोप, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है, इज इक्वल टू -1। तो ये बन जाएगा -9/2, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन आ जाएगी 2/9। सो नाउ वी नो द स्लोप ऑफ दिस लाइन ऑल्सो, एक पॉइंट तो पहले से ही पता था। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन 1 इज गिवन बाय, मेरे पास एक पॉइंट है, मेरे पास स्लोप भी है लाइन 1 की, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। तो y1 की प्लेस पे 9 आ जाएगा, m की प्लेस पे स्लोप यानी 2/9 और x1 की प्लेस पे आ जाएगा -2, ठीक है। मैं 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये बनेगा 9y - 81, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x और माइनस माइनस प्लस 2 to the 4, सबको एक साइड पे ले जाते हैं, तो 2x - 9y और ये उधर जाके +81 होगा, तो 85 बन जाएगा। ये हमने लाइन की इक्वेशन फाइंड कर ली क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। आई होप यहां तक का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ये पढ़ने में थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको दे रखा है कि एक रॉड है, मेटल रॉड। मेटल के बारे में हम जानते हैं कि जब भी टेम्परेचर राइज होता है तो मेटल एक्सपैंड भी होता है साथ में। तो हमें बताया हुआ है कि जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था तो लेंथ जो है इतनी थी 124.942, और जब टेम्परेचर हो गया 110 तो उस केस में लेंथ जो है पहले से इंक्रीज हो गई है। तो अब आपको L की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ C। तो बेसिकली आपको ना L और C की इक्वेशन बनानी है, जैसे आप X और Y की इक्वेशन बनाते हो ना, वैसे ही आपको L और C की इक्वेशन बनानी है। तो ये कैसे ट्रीट करेंगे बेटा? ये ना एक तरह से x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया, ठीक है ना। तो मतलब हम जहां जहां C है उसकी जगह उसे x की तरह ट्रीट करेंगे और L को एक तरह से y की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ये देखो x1 y1 और ये x2 y2। तो अब हमें इसकी इक्वेशन बनानी है, बस और कुछ नहीं करना, सिर्फ इक्वेशन निकालनी है इसकी। तो चलिए हम इक्वेशन बनाते हैं। सो रिलेशन
between C and L is given by, या इक्वेशन भी लिख सकते हो, इक्वेशन बिटवीन C and L is given by y माइनस y1, मैं इसको x और इसको y मान रहा हूं ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, मैंने 2 पॉइंट फॉर्म लगा दी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। L1 की वैल्यू डाल रहा हूं मैं, L1 की वैल्यू है 124.942, L2 है 125.134 माइनस L1 है 124.942 अपॉन C2 है 110 और C1 है 20 इंटू C माइनस C1, C1 की वैल्यू है 20। ठीक है, लेट मी वंस अगेन चेक द क्वेश्चन। यस, यही। तो अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा जितना भी हो सकता है। ये माइनस कर लेते हैं, 125.134 में से 124.942 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 9, ये आएगा 1। ठीक है, और इधर इधर कुछ भी नहीं आएगा, 0.192, तो ये ऊपर आ गया 0.192, नीचे आ जाएगा 90 इंटू C माइनस 20। अब हमें क्या करना था, हमें बोला गया एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C, L की वैल्यू C की टर्म्स में। तो बेटा ये रहा L, ये उठा के बस उधर ले जाओ, तो L की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0.192 अपॉन 90 इंटू C माइनस 20, और ये वाली जो टर्म है इधर प्लस में लिख दो, 124.924, ओके सॉरी मैंने यहां पे 24 लिख दिया गलती से, 42। ऑलराइट, तो ये बेटा आपका रिलेशन आ गया है, L की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ C। ऐसे ही छोड़ देना है, इससे ज्यादा इसे सिंप्लीफाई नहीं करना। ठीक है, तो बस यहां तक छोड़ देना है। तो हमने सिर्फ 2 पॉइंट फॉर्म लगाई है और उसमें वैल्यूज पुट की है, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ जी, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये भी आपको पढ़ने में थोड़ा मुश्किल लगेगा। एक मिल्क स्टोर का जो ऑनर है उसके बारे में बताया हुआ है कि जब डिमांड 980 होती है तो वो प्राइस इतना रखता है, ठीक है, और 16 रुपीज की प्राइस पे उसकी डिमांड 1220 लीटर्स है, और 17 जब प्राइस होगा तो डिमांड कितनी होगी, ये आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को करने के ना 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि आप इसको x1 y1 मतलब प्राइस को x मान लो, डिमांड को y मान लो, तो ये बेसिकली x1 y1 और ये x2 y2 है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में वो L को आपने y मान लिया था, C को x मान लिया था, L और C की इक्वेशन बना ली थी। वैसे ही आप प्राइस को x मान लो, डिमांड को y मान लो, तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इक्वेशन बना लो x और y की टर्म्स में, जिसमें x होगा प्राइस और y होगी डिमांड। तो जब आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ना, उस इक्वेशन में आप प्राइस यानी कि x की जगह पे 17 डाल देना और y निकाल लेना, निकल जाएगी डिमांड। एक तो ये तरीका है। एक इससे छोटा तरीका भी है। हमें इस क्वेश्चन में उन्होंने पहले से ही बोल रखा है क्वेश्चन में कि आप एज्यूम कर लो कि प्राइस और डिमांड की जो रिलेशन है वो लीनियर है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये सारी वैल्यू जो है वो एक लाइन पे आएंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, उसी पे 14 और 9 80 कोऑर्डिनेट्स आएंगे, उसी पे 16 और 12 20 लीटर आएंगे, और उसी पे ये तीसरा भी आ सकता है। अब ये नहीं मुझे मालूम कि ये डिमांड कितनी है, तो मैं एक काम कर देता हूं, लेट द रिक्वायर्ड डिमांड बी y लीटर्स, तो इससे मैं y मान लूंगा फिर। ठीक है, तो ये एक तरह से A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब आपने लास्ट एक्सरसाइज 10.1 में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था, वो पॉपुलेशन वाला, कि इस ईयर में इतने करोड़ पॉपुलेशन थी, इस ईयर में इतने करोड़, तो इस ईयर में कितनी हो जाएगी, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। ये भी अब वैसा ही बन गया है। इसमें अब लाइन का इक्वेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है। देखो क्वेश्चन में उन्होंने ऐसा मेंशन नहीं किया कि आप पहले इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल के दिखाओ या फिर रिलेशन फाइंड करो। अगर ऐसा बोला होता कि रिलेशन फाइंड करो, तो हमें पहले
इसमें x1 y1 और x2 y2 लेके x और y का रिलेशन फाइंड करते 2 पॉइंट फॉर्म लगा के, बट यहां नहीं बोला, तो इसलिए मैं सीधा स्लोप का कंसेप्ट यूज करूंगा। सिंस ए बी सी आर कोलिनियर, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ये कोलिनियरिटी की कंडीशन होती थी स्लोप के केस में, ठीक है। तो ए बी की स्लोप आ जाएगी y2 माइनस y1 1220 माइनस 980 अपॉन x2 माइनस x1 16 माइनस 14, और BC में आ जाएगा y2 माइनस y1 y माइनस ये अपॉन 17 माइनस 16, ये बन गया, ठीक है। तो ये बेटा ये ऊपर कितना बन जाएगा, 1220 में से 980 गए तो 240 आ जाएगा। 240 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 1220 अपॉन 1। तो आप इसको कटिंग कर सकते हो 120 में, ये क्रॉस मल्टीप्लाई खैर करने की जरूरत ही नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो y माइनस 1220 इज इक्वल टू 120। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जब उधर जाके ऐड होगा तो 1340। सो देयरफॉर जो डिमांड है वो है 1340 लीटर्स की, ठीक है। यानी 17 रुपीज के प्राइस पे वो 1340 लीटर की डिमांड पूरी कर रहा है। ऑलराइट, समझ आ गया ये क्वेश्चन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला हुआ है कि एक लाइन है जो दोनों एक्सिस के बीच में कट रही है। इस तरह से नहीं लिखा हुआ, स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है AB। वो P जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस में। अब आप देख सकते हो एक्सिस के स्पेलिंग ये लिखे हुए हैं, ये स्पेलिंग का मतलब है प्लूरल, यानी दोनों एक्सिस की बात हो रही है। तो यानी कि एक लाइन जो है वो दोनों एक्सिस के बीच में कट रही है। तो बेटा अगर दोनों एक्सिस के बीच में कट रही है तो यहां बात हो रही है बेसिकली दोनों इंटरसेप्ट्स की। आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जब करवाया था तो उसमें बोला था जब भी कभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों इंटरसेप्ट्स की बात होगी तो आप लाइन की इक्वेशन को पहले से ही एज्यूम कर लेना इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो वही मैं करने वाला हूं। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी, अच्छा एक मिनट रुको, यहां पे जो पॉइंट है P वो मिड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस का। P जो है वो मिड पॉइंट है AB। बेटा वैसे लाइन की इक्वेशन हम ये लेते हैं, ठीक है ना, ये लेते हैं, बट यहां पे मैं ना ये स्मॉल ए और स्मॉल बी यूज नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल ए स्मॉल बी उन्होंने क्वेश्चन में कहीं और यूज किए हुए हैं। तो कोई बात नहीं, मैं कुछ और यूज कर लेता हूं, कैपिटल ए कैपिटल बी कर सकता हूं, ये नहीं करना, कुछ और कर लेते हैं, P और Q कर लेते हैं, जैसे मर्जी कर लो जो आपका दिल करे, ठीक है। तो मैंने इसको स्मॉल p ले लिया, इसको स्मॉल q। अब इसके साथ वो कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना, ठीक है। ये स्मॉल p है वो कैपिटल P है, कैपिटल P कोऑर्डिनेट के लिए यूज हो रहा है। चलिए बेटा तो ये पॉइंट जो है इसको मैं A मान लेता हूं, ये पॉइंट को B। तो बेटा अगर ये जो इंटरसेप्ट है वो P का है तो इसका मतलब A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे P, 0 और B के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अगर ये Q है तो 0, Q, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो P है वो मिड पॉइंट किसका है, वो मिड पॉइंट है AB का, AB का मिड पॉइंट होगा बेटा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस की बात हो रही है वो यही है, बिटवीन द एक्सिस, ये दोनों एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इनके बीच में जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट है। तो बेसिकली P जो है वो A और B का मिड पॉइंट है। तो चलिए बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये किसके कोऑर्डिनेट आए, P के, मिड पॉइंट है ना। पर P के कोऑर्डिनेट तो हमें वैसे भी गिवन है A, B, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा P/2, Q/2 इज इक्वल टू P के कोऑर्डिनेट A, B, ठीक है ना। अब बेटा दोनों को कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग P/2 की वैल्यू A के इक्वल आ जाएगी और Q/2 की वैल्यू B के इक्वल आ जाएगी।
तो यहां से P की वैल्यू आ जाएगी 2A और Q की वैल्यू आ जाएगी 2B। P और Q क्यों निकाले हैं? क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन प्रूव करके दिखानी है x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 2। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालने के लिए P और Q की वैल्यूज चाहिए थी, तो P और Q की ये रही वैल्यूज। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज x बाय p, p की वैल्यू कितनी है 2a प्लस y बाय q, q की वैल्यू है 2b इक्वल्स टू 1। यही है ना लाइन की इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, ये वाले 2 को निकालो कॉमन 1/2 और फिर 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो ये आपका ऐसा बन जाएगा, ये 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में प्रूफ भी यही करके दिखाना था, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे हेंस प्रूफ। ऑलराइट, आई होप ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ क्वेश्चन नंबर 18 के जैसा ही है, लास्ट क्वेश्चन जो भी हमने किया था, बट फर्क ये है कि लास्ट क्वेश्चन में एक जो पॉइंट P हमें गिवन था जिसके कोऑर्डिनेट A B थे, वो पॉइंट लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस का मिड पॉइंट था। बट इस बार जो क्वेश्चन में पॉइंट हमें गिवन है ना R, जिसके कोऑर्डिनेट है H और K, वो पॉइंट लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस का मिड पॉइंट ना होके उसको 1:2 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो बेटा यहां पे भी बात किस चीज की हो रही है, यहां पे भी बात हो रही है लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, और एक्सिस के स्पेलिंग AXES है, यानी प्लूरल है। तो इसका मतलब वही बात हो गई ना, दोनों एक्सिस को कट करने वाली लाइन है कोई। ऑलराइट, तो दोनों एक्सिस को कट कर रही है, तो इसका मतलब है दोनों इंटरसेप्ट की बात हो रही है। तो यहां पे भी मैं लेट कर लूंगा कि इक्वेशन ऑफ द लाइन जो है वो है x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1। और यहां पे मैं स्मॉल a भी ले सकता हूं, क्योंकि जो पॉइंट हमें दिया हुआ है h, उसके सॉरी जो r पॉइंट दिए उसके कोऑर्डिनेट h, k है, a भी यहां पे यूज नहीं है, ठीक है। अब मेन पार्ट इस क्वेश्चन में जो समझने वाला है वो क्या है, वो जरा समझ लो ध्यान से। जो पॉइंट r है ना, वो इस लाइन सेगमेंट को यहां से लेके यहां तक, इसको मैं a मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं, ए बी को 1:2 की रेशियो में बांट रहा है। अब बेटा अगर आपने ऐसे कर दिया कि ये 1 मान लिया और ये 2 मान लिया, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। आप रेशियो भी वैसे ही लोगे जैसे नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स के केस में करते हो। कोऑर्डिनेट हमेशा पहले x का लिखते हैं फिर y का ना, तो अब x के इंटरसेप्ट की तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो पॉइंट R कुछ ऐसे होगा, h, k, ये बनेगा 1 और ये बनेगा 2, ऐसे करेंगे। तो अगर आप ऐसे करते हैं फिर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। तो वो इधर से 1 और इधर से 2 मत लेना, वो गलत हो जाएगा। एक्स एक्सिस की तरफ से ही स्टार्ट करना है। चलिए अब बेटा मैंने माना हुआ है कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ए है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बी है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a,0 और b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,b। अब यहां पे क्योंकि रेशो के 1 है तो इसलिए हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। सिंस आर डिवाइड्स, अब देखो बेटा ध्यान से समझ लो, अगर मैं लिखता हूं आर डिवाइड्स बी ए, अगर मैं लिखता हूं आर डिवाइड्स बी ए, तो फिर रेशियो लिखेंगे 2:1। अगर मैं लिखता हूं आर डिवाइड्स ए बी, तो उस केस में रेशियो लिखेंगे 1:2। अब आप सोचेंगे फर्क क्या पड़ेगा, फर्क कोई खास तो नहीं पड़ेगा, पर एक चीज का ध्यान रखना, जब आप बी ए लिखोगे तो फिर ये x1 y1 माना जाएगा और ये x2 y2, पर जब आप ए बी लिखोगे ए बी, तो ये x1 y1 माना जाएगा और ये x2 y2। तो वो बस आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, और फिर ये m1 और ये m2 बनेगा अगर आपने ए बी लिखा तो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगी इसको m1 कैसे माने, इसको m2, हम तो जनरली इसको m1 और इसको m2 मानते हैं, तो आप फिर एक काम करिए, आप लिखिए r डिवाइड्स बी ए इन द रेशियो 2:1, 2:1, बी ए लिखा है इस बार मैंने, ठीक है। तो बेटा सेक्शन फॉर्मूला लगाता हूं। सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2।
ये सेक्शन फॉर्मूला है और इससे मैं किसके कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं, आर के निकाल रहा हूं। बट आर के कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी हमें गिवन है एच के, तो इससे मुझे एच के की अभी वैल्यूज मिलने वाली है कंपेयरिंग करके। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं। ये बनेगा 2a/3, ये तो 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो यहां आ गया b/3 इज इक्वल टू आर, जिसके कोऑर्डिनेट है h, k। ठीक है, तो अब मैं कंपेयरिंग बोथ साइड कर लेता हूं। अगर मैं दोनों साइड्स को कंपेयर करता हूं तो h की वैल्यू 2a/3 की वैल्यू h आ जाएगी, जिससे मैं a निकाल लूंगा 3h/2। याद रखिए मुझे a और b की वैल्यूज डालनी है, तो a निकाल लिया। ऐसे ही b/3 इक्वल टू k आ जाएगा, तो जिससे b की वैल्यू आ जाएगी 3k। तो अब मैंने a भी निकाल लिया, b भी निकाल लिया, अब मैं यहां पे पुट कर दूंगा। सो देयरफॉर द इक्वेशन इज x/a था ना, तो a की प्लेस पे ये डाल देंगे 3h/2 प्लस y/b, b की प्लेस पे डाल देंगे 3k इज इक्वल टू 1। ये 2 को ऊपर ले जाओ, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, दोनों का एलसीएम लेना होगा। ये y है, एलसीएम आ जाएगा दोनों का 3h के को 3h से डिवाइड करेंगे तो k बचेगा, तो k ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2kx, और 3hk को 3k से करेंगे तो h बचेगा, तो ऊपर आ जाएगा hy इक्वल्स टू 1। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2kx प्लस hy इज इक्वल टू 3hk। ये आंसर आ चुका है हमारा। तो ये इस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। तो क्वेश्चन नंबर 12, 13 और ये जो अभी हमने दोनों किए हैं 18 और 19, ये 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से माने जाते हैं। चलिए बेटा, अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और उसके बाद ये वीडियो एंड करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 20 में हमें शो करके दिखाना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये तीनों कोलिनियर है। देखो बेटा, कोलिनियरिटी हमने बहुत तरीके से प्रूव कर रखी है। क्लास 10th में हमने सीखा था डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से, जिसमें इन तीनों के बीच में मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले तो इन तीनों पॉइंट्स को नेम तो कर ही दूं, ए, बी और सी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प में आप क्या करते थे, ए, बी, बी, सी और सी, ए तीनों डिस्टेंस निकाल लेते थे, और कोई दो का डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल आ जाए तो उससे पता चल जाता था कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है। और आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी किया था। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 आ जाए तो उससे भी पता चल जाता है कि जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है। सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से आपने अभी तक 10th क्लास में तो नहीं किया, बट 11th क्लास में करेंगे, बट नॉट इन दिस चैप्टर। किसी और चैप्टर में आप जाके 3D जो चैप्टर आएगा उसमें जाके आप प्रूव करेंगे सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से भी कि पॉइंट को लीनियर कैसे किए जाते हैं। अच्छा, ये तो वो कंसेप्ट थे जो 10th क्लास के थे। 11th क्लास में आके आपने कोलिनियरिटी अभी तक कैसे प्रूव की है, एक स्लोप का कंसेप्ट आपने न्यू सीखा है। अगर ए बी की स्लोप और बीसी की स्लोप इक्वल आ जाए तो उससे प्रूव हो जाता है कि पॉइंट्स कोलिनियर है। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट यूज करो और उससे शो करके दिखाओ कि ये लाइन जो है वो कोलिनियर है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे, चलिए। तो बेटा, हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, एक ही लाइन पे है या नहीं यही शो करना है, मतलब आपको शो करना है कि एक ही लाइन पे है। चलो अभी हम क्या करेंगे, मैं ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन, उसकी इक्वेशन निकाल लेता हूं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट यूज करना है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज गिवन बाय, अब आप ए बी की इक्वेशन निकाल लो 2 पॉइंट फॉर्म से, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। यहां सभी की वैल्यूज डाल देता हूं, मैं इसको मान रहा हूं x1 y1 और इसको x2 y2, ठीक है। तो y1 की प्लेस पे 0 आ गया, y2 है -2, y1 है 0 अपॉन x2 है -2 और x1 है 3, तो x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, x1 3 है, तो ये y आ गया, ये बनेगा -2 अपॉन -5 इंटू x माइनस 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 5y और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 6,
तो इस साइड पे ले जाएंगे तो 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपने इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल ली। अब आगे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि अब आप बीसी की भी इक्वेशन निकाल लो इसी तरह ही 2 पॉइंट फॉर्म लगा के, और अगर बीसी की इक्वेशन भी यही आ गई तो पता चल जाएगा ये तो एक ही लाइन चल रही है। और दूसरा तरीका यह है कि आप अब सी के कोऑर्डिनेट्स इसमें पुट करके देख लो। अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया, यानी इस पॉइंट ने इसको सेटिस्फाई कर दिया, तो उससे भी प्रूव हो जाएगा कि ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे कोलिनियर ही है, मतलब सी जो है वो AB पे ही लाई करता है। इससे ये पता चल जाएगा। ठीक है, ऑन पुटिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इन इक्वेशन ऑफ AB। तो बेटा इक्वेशन ऑफ AB क्या है? 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। इक्वल टू 6 इक्वल टू 0 आएगा या नहीं, यही तो हमने चेक करना है। तो ये x की प्लेस पे आप डाल देंगे 8 और y की प्लेस पे आप डाल देंगे 2। तो ये सॉल्व करिए, 16 माइनस 10 माइनस 6 और ये इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है C सेटिस्फाइज इक्वेशन ऑफ AB। C के कोऑर्डिनेट क्या है? C 8,2 सेटिस्फाइज इक्वेशन ऑफ AB। इसका मतलब ये हुआ कि जो C है ये लाई करता है AB पे। तो यानी ये लाइन अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये C के ऊपर से भी पास हो जाएगी। तो इससे ये पता चला ना कि तीनों पॉइंट कोलिनियर ही है। सो देयरफॉर ABC आर कोलिनियर। क्लियर? तो हमने बहुत सारे इस क्लास में बहुत सारे कंसेप्ट अलग अलग यूज किए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइंस, डिफरेंट तरह की सिचुएशंस दे रखी थी, उनकी हेल्प से हमने इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकाल सकते हैं वो सीखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में भी इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स ही चलेंगे। इस चैप्टर के कंसेप्ट यही है, सिर्फ एक दो फॉर्मूलाज जो है वो आप न्यू पढ़ने वाले हो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाके। तो चलिए जब तक नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं आप ये अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।